बुजुर्गों और बच्चों, सबसे पहले इतनी गर्मी में जिस तरह का मैं आपका जज्बा और जुनून देख रहा हूं, मैं आपको सलाम करता हूं। मेरे तो 21 साल खेलों की ग्राउंडों के ऊपर गर्मी की आदत पड़ गई, लेकिन मैं आपको मानता हूं कि इस दोपहर की गर्मी में इस तरह आप जुड़े हुए और साथ साथ खड़े हैं, मैं आपके जज्बे को फिर से खराज तहसीन पेश करता हूं। अच्छा, मेरे बुनेर के बाशऊर लोगों, ये देखें, मुसलमान हमारे ईमान का हिस्सा है कि इज्जत भी अल्लाह देता है, और जब किसी को जिल्लत मिलती है तो अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं मिल सकती। तो जब भी कोई भी जलसे में मैं जाता हूं, अभी मैं तकरीर शुरू ही नहीं करता कि डीजल के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। फजल रहमान, आप कभी भी तो आराम से बैठ के कभी बैठ के सोचे कि ये अल्लाह ने आपको इतनी जिल्लत दी क्यों है? दीन के नाम पे सियासत, और जिधर भी मौका मिले मुफाद परस्ती। इसलिए जिधर भी लोग जमा होते हैं और फजल रहमान को देखते हैं तो उनको डीजल याद आ जाता है। मेरे गयूर पाकिस्तानियों, क्योंकि यहां बुनेर के लोग ऐसे हैं जो बाहर काम करके मेहनत करके पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, वो समझते हैं कि दुनिया में इस वक्त हालात क्या हैं, और वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी खास तौर पे समझते हैं कि जिस किस्म की बैरूनी साजिश के तहत ये इंपोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत हुई, कभी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने इस तरह के एहतजाज नहीं किए। अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में जिधर पाकिस्तानी थे, उन्होंने इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किए, और उन्होंने मुत्तहिद होके एक आवाज लगाई कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अब मैं आपको, क्योंकि आप बाशऊर नौजवान हैं, मैं देख रहा हूं सियासत आप समझते हैं, थोड़ा सा मैं अब आपको बताता हूं कि ये किस किस्म की साजिश हुई, क्यों हुई। हिंदुस्तान और इस्राइल, ये वो दो मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो और टूटे, और इनके साथ मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अमेरिका भी, वो भी नहीं देखना चाहता एक मजबूत पाकिस्तान। इन तीनों ने मिलकर साजिश की। जब हमारी हुकूमत गिराई गई, नौजवानों गौर से सुनो, जब हमारी हुकूमत गिराई गई तो खुशियां किधर बनी? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के अखबारों में, मीडिया पे ऐसे खुशी हुई कि जिस तरह शहबाज शरीफ नहीं था, शहबाज सिंह था। यानी उन्होंने उसको अपना बना लिया, क्योंकि शरीफ खानदान के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से। नरेंद्र मोदी घर में शादी पे बुलाया गया, खास तौर पे मोदी को बुलाया गया,
وہ آدمی جس نے سب سے زیادہ مسلمانوں کے اوپر ہندوستان میں ظلم کیا، اس کو اس شریف خاندان نے اپنے گھر شادی پہ بلایا. یہ وہ لوگ ہیں یہ شریف خاندان. جب نواز شریف ہندوستان گیا تو کشمیر کے حریت لیڈر سے نہیں ملا، کیونکہ نریندر مودی ناراض ہو جاتا. اپنی فوج کو جب نریندر مودی پاکستان کے آرمی چیف کو دہشت گرد کہہ رہا تھا تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ نواز شریف تو ہمارا دوست ہے. اور کبھی نواز شریف نے نریندر مودی کے خلاف ایک بات نہیں کی. کلبھوشن یادیو اس کے منہ سے نہیں نکلا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو آج ہندوستان سمجھتا ہے کہ ان کی ایک ایسی حکومت آ گئی کہ بس اب پاکستان کنٹرول میں آ گیا. دوسری طرف آصف زرداری جاگ اٹھا ہے سارا. آصف زرداری اس ملک کی بہت بڑی بیماری، اور اس کو بیماری کیا ہے؟ پیسے کی بیماری ہے. وہ پیسہ دیکھتا ہے تو اس کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی کانپیں ٹانگنی شروع ہو جاتی ہے. تو زرداری ادھر نواز شریف اور اس کا خاندان یہ اس سازش کا حصہ بنے، اور انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے ان کے ایک ڈونلڈ لو، ان کے ایک انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ نے پاکستان کے ایمبیسڈر کو حکم کیا کہ عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹاؤ، نہیں تو ہم تمہارے سے اچھے تعلقات نہیں رکھیں گے، بلکہ دھمکی دی. اور ساتھ یہ کہا کہ اگر تم عمران خان کو ہٹا دو گے تو ہم، کیونکہ پیچھے چیری بلاسم بوٹ پالش آئے گا، تو ہم بڑے خوش ہوں گے اور معاف کر دیں گے. تو میرے بجھوڑ کے باشعور لوگوں، اب میری غور سے بات سنو، غور سے سننی ہے آپ نے بات کہ ہوا کیا اس ملک کے ساتھ. ہمارے ملک کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ بنیر ماشاءاللہ بڑے باشعور لوگ ہو ماشاءاللہ. ایک ایک چیز جانتے ہو، ایک ایک چیز میں نوٹس کر رہا ہوں. جو میں باتیں کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اچھا اب سنیں ہوا کیا. پھر ان کو وہ مراسلہ بھیجتا ہے 7 مارچ کو. ڈونلڈ لو جو بات کرتا ہے ہمارے ایمبیسڈر سے امریکہ میں، 7 مارچ کو وہ لکھا جاتا ہے. 8 مارچ کو عدم اعتماد کی تحریک اسمبلی میں داخل ہوتی ہے، اور دیکھتے دیکھتے ہمارے جو اتحادی ہیں ان کو بھی یاد آ جاتا ہے کہ اوہو تحریک انصاف تو بڑی بری پارٹی ہے. اور ساتھ لوٹے بھی 20 لوٹے غائب ہو جاتے ہیں. تو اب ذرا سنیں، میں تب کہتا رہا کہ یہ پاکستان کی قوم کے خلاف سازش ہے. میں نے ہر جگہ کہا، مراسلہ دکھایا اسمبلی میں، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں، کاؤنسل میں. صدر پاکستان عارف الوی نے پاکستان کے چیف جسٹس کو خط لکھا کہ یہ ہمارے ملک میں مداخلت ہوئی ہے، سازش ہوئی ہے، اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے.
अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब देखें कि अवाम से क्या हुआ है। मैं जरा अब आपको अपनी अवाम जरा मैं बताऊं कि आपसे हुआ क्या है। हम अहले सफा ये जरा सुने। हमें बड़ा शोर मचाया जी, तहरीक इंसाफ ने महंगाई कर दी, हर रोज महंगाई करें, टीवी प्रोग्राम देखें तो वहां कहे जी महंगाई है, जो अपोजिशन का असेंबली में मुंह खोले वो कहे महंगाई है। वो कांपे टांगने वाला बिलावल, उसने लॉन्ग मार्च कर दी सिंध से कि महंगाई मार्च है जी, लोगों कत्ल हो गया, माशी कत्ल हो गया। जो इनमें से टीवी पे आए कहे जी इमरान खान ने बिजली बढ़ा दी, कोई कहे इसने कोई गैस बढ़ा दी, कोई कहे आटा बढ़ा दिया। तो मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, सच नहीं छुपता। अल्लाह का हुक्म है कुरान में कि सच हमेशा लोगों के सामने आएगा। तो ये जरा आज देख लें कि इंपोर्टेड हुकूमत थे। अब जरा सुने, 3.5 साल में पाकिस्तान में आटे, हमारे दौर में आटा कितना कीमत बढ़ी 3.5 साल में? 326 रुपए। 20 केजी का जो आटे का थैला है हमारे दौर में वो बढ़ा 326 रुपए 3.5 साल में। 2 महीने में, इनके दौर के 2 महीने में आटा कितना बढ़ा? 422 रुपए। आटा बुनियादी चीज। और महमूद खान मुझे कह रहे हैं कि पख्तूनख्वा में उससे भी महंगा है, पंजाब से ज्यादा महंगा है। अब दूसरा सुने, चावल, बासमती चावल, 1 केजी चावल हमारे दौर में बढ़ा 3.5 सालों में 40 रुपए। इनके 2 महीने में 55 रुपए बढ़ा है, 2 महीने में। घी, अब जरा ये सुने, घी हमारे दौर में 1 लीटर 3.5 साल में घी कितना बढ़ा है? 213 रुपए। इनके 2 महीने में घी कितना बढ़ा है? 200 रुपया। 200 रुपया बढ़ा है। 200 रुपए पर केजी। हाँ, केजी। अच्छा जी, आगे आ जाए। सब्जियां और फल हमारे दौर में 1 केजी सब्जियां और फल, 1 केजी हमारे दौर में 3% बढ़े। इनके 2 महीने में 27% बढ़े। आगे आ जाए। अब जरा ये सुने, पेट्रोल 1 लीटर हमारे 3.5 साल में 56 रुपए 90 पैसे बढ़ा 3.5 सालों में। इनके 2 महीने में कितना बढ़ा है? 60 रुपए। 60 रुपए बढ़ गया 2 महीने में। लेकिन एक लीटर फजल रहमान कितना बढ़ा? हमारे जमाने में 1 लीटर फजल रहमान 50 रुपए 70 पैसे बढ़ा है। इनके 2 महीने में 60 रुपया फजल रहमान बढ़ गया। और ये जो भी मेरी कौम को इन गर्मी में, जो अब एक तो लोड शेडिंग है, इंतहा की लोड शेडिंग है, लेकिन अब जो असल लोगों के ऊपर जो बिजली की कीमत का बम फटने लगा है, वो आप जरा सुन लें। हमने अपने 3.5 साल में 1 यूनिट बिजली 6 रुपए बढ़ाई, 6 रुपए। इन्होंने 2 महीने में बिजली 10 रुपए बढ़ाई है यूनिट।
میں یہ اس لیے اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو تیل اور ڈیزل، یہ ہم نے بھی ہمارے اوپر بھی آئی ایم ایف نے پریشر ڈالا تھا. آئی ایم ایف ہمیں بھی کہہ رہی تھی کہ ان کی قیمتیں بڑھاؤ، لیکن ان میں اور ہمارے میں، ان میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے، پیسہ باہر ہے، گھر باہر ہیں، جائیداد باہر ہے، بزنس باہر ہے، بچے باہر ہیں. ان کو کیا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ان کا پاکستان میں کیا سٹیک ہے؟ ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ یہاں لوگ مہنگائی کے سمندر میں ڈوبیں گے؟ ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ جب 1 لیٹر ڈیزل اور پٹرول 60 روپے کا بڑھے گا 8 دنوں میں، تو کیا عام آدمی کی زندگی کے اوپر صرف یہی نہیں کہ آپ کی ٹرانسپورٹ پہ فرق پڑے گا، اس کا ہر چیز پہ فرق پڑے گا. اس کا بجلی کے اوپر، ہر چیز کے اوپر پٹرول اور ڈیزل کا فرق پڑے گا. جس کی وجہ سے ہم نے، جب ہمیں آئی ایم ایف نے کہا کہ بجلی کی قیمت بڑھاؤ، پٹرول اور فضل الرحمان کی، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آئی ایم ایف کی کہنے پہ بجائے بڑھانے کے، ہم نے 10 روپے لیٹر قیمت کم کی. ہم نے اور جگہ سے پیسہ نکالا، ہم نے اپنے لوگوں کو ریلیف دیا، مہنگائی سے بچایا، بجلی کی قیمت روکی بڑھنے سے، اپنی اور چیزیں کاٹی، پیٹ کاٹ کے عوام کو بچایا. کیونکہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے. عمران خان نے باہر کمائی کی، میں باہر کرکٹ کھیلتا تھا، میں نے باہر کمائی کی، سب کچھ بیچ کے میرا سب کچھ پاکستان میں، جینا مرنا پاکستان میں ہے. ان کے لوگ، نواز شریف ادھر بیٹھا ہوا ہے، جب چھٹیاں باہر، عیدیں باہر، 24 دفعہ یہ جب پرائم منسٹر تھا اس نے برطانیہ کے ٹور کیے، 24 دفعہ یہ برطانیہ گیا، 22 دفعہ نجی دوروں پہ، پرائیویٹ دوروں پہ. آصف زرداری 50 دفعہ دبئی پرائیویٹ دورے کیے اس نے. عمران خان نے ایک پرائیویٹ دورہ نہیں کیا، کیونکہ میرا گھر پاکستان ہے. تو یہ لوگوں کو، ان کو پاکستان کا کتنا فکر ہوگی یہ دیکھ لیں. یہ جو انہوں نے مہنگائی کا بم پھٹوا، ایٹم بم پھینکا ہے، ان کو کیا فکر ہے؟ یہ ہیں امریکہ کے غلام، یہ آئی ایم ایف کے غلام ہیں، یہ باہر سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، یہ سارے فیصلے کرتے ہیں جو ان کو باہر سے حکم ملتا ہے. کیونکہ ان کا پیسہ جب باہر پڑا ہو تو بنیر کے نوجوانوں یہ سن لو، اگر میرا بھی پیسہ باہر پڑا ہوتا تو میں ان کے سامنے ایبسلیوٹلی ناٹ نہ کہتا. کیونکہ روسیوں کا آج تعلقات خراب ہے امریکہ کے روسیوں سے. ان کے روسیوں کے بڑے بڑے امیر لوگوں کی جائیدادیں ضبط کر رہے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ ضبط کر رہے ہیں. تو یہ بھی ان کو بھی ڈر ہے، زرداری اور شریف کو، ان دونوں خاندانوں کو، کہ انہوں نے اربوں روپیہ اس ملک کا چوری کر کے جو باہر رکھا ہوا ہے، یہ کبھی ان کے سامنے بات نہیں کر سکتے. جب ان کے دور میں 2008 سے لے کے 2018 تک 400 ڈرون اٹیکس ہوئے پاکستان پہ، 400 ڈرون اٹیک، بے قصور لوگ مارے گئے، عورتیں بچے مارے گئے، امریکہ کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، اور وہ ہمارے اوپر ہی ڈرون اٹیک کر رہے ہیں. یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. لیکن یہ تو ایک دفعہ ان کے منہ سے نہیں نکلا کہ یہ سارے انسانی حقوق کے خلاف ہے، یہ انٹرنیشنل لاز کے خلاف ہے، کہ آپ فیصلہ کریں دہشت گرد کون ہے اور آپ ہی مار دیں. میں بار بار بتاتا ہوں کہ ہمارا بڑا دہشت گرد لندن میں 30 سالوں سے بیٹھا ہوا ہے. کون ہے وہ؟ پوچھ رہا ہوں.
کون ہے وہ جو عجیب عجیب باتیں کرنے والا ہے، جس نے سب سے زیادہ قتل کروائے الطاف حسین نے کراچی میں، آج لندن میں بیٹھا ہوا 30 سال سے؟ کیا برطانیہ ہمیں اجازت دے گا کہ ہم ڈرون اٹیک کر کے اس کو مار دیں؟ کبھی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ وہ کہے گا ہمارے ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ عدالت میں پہلے ثابت کرو وہ دہشت گرد ہے۔ اور ہمارے ملک میں 400 ڈرون اٹیک کر کے وہ لوگوں کو انہوں نے مارا، دیہاتوں کے اندر بم پھٹ رہا ہے، کون نیچے مر رہا ہے کسی کو نہیں پتا، جو مرتا تھا کیونکہ یہ ساتھ ملے ہوئے تھے ان کے، ہر کوئی کو دہشت گرد کہہ دیتے تھے، کبھی تفتیش نہیں ہوئی۔ اور جب بم پھٹتا ہے تو اس میں تو ٹکڑے ہو جاتے ہیں انسانوں کے، کیسے پتہ ہے کون مرتا ہے؟ اور یہ دو سربراہ زرداری اور نواز شریف ایک دفعہ انہوں نے اس کی مذمت نہیں کی، کیونکہ یہ پیسے کے غلام ہے اور پیسہ باہر پڑا ہے۔ اور اس لیے یہ فیصلے جو کیے انہوں نے، یہ جو فیصلے کیے ہیں، بنیر کے نوجوانوں یہ سن لو، یہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا جس کو اپنی قوم کی درد ہوتی ہے۔ کبھی کوئی ایسے فیصلے 60 روپے لیٹر آپ ایک ہفتے کے اندر بڑھا دیں اور آپ سوچیں ہی نہ کہ عام آدمی کا کیا حال ہوگا، تنخواہ دار کا کیا حال ہوگا، اور اوپر سے بجلی ڈبل کر دیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے پاس بھی وہ باہر سوئس بینک اکاؤنٹ میں اور اوورسیز آف شور اکاؤنٹس میں پیسے پڑے ہیں آپ کی طرح؟ کیونکہ یہاں جب روپیہ گرتا ہے تو ان کی دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی دولت ڈالرز میں ہے، باہر پڑی ہے، ڈالر میں اضافہ ہو جاتا ہے، دولت بڑھ جاتی ہے، پاکستانی غریب ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بنیر کے نوجوانوں، ذرا ایک اور چیزیں میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کا کرم، اللہ کا کرم کیا سمجھے آپ؟ اچھا، یہ تو میں نے آپ کو مہنگائی بتا دی۔ اب ذرا غور سے، کیونکہ آپ شعور والے نوجوان ہو، بڑے غور سے سنو کہ ہماری معیشت کو کیا ہوا ہے۔ بنیر، یہ ذرا نوجوانوں سننا ہے آپ نے۔ جب ہماری حکومت تھی، آخری 2 سالوں میں پاکستان کی دولت میں جو اضافہ ہوا، اس کے باوجود کہ پاکستان میں کرونا، بلکہ دنیا میں کرونا تباہی مچا رہا تھا، کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا میں تباہی تھی، اور اس کے باوجود کہ جو ہمیں حکومت ملی تھی وہ بینکرپٹ ہوئی تھی، پیسہ ہی نہیں تھا، خزانہ خالی تھا۔ اس دور میں ہمیں حکومت ملی، اوپر سے کرونا آ گیا۔ سنیں ذرا، آخری 2 سال میں اللہ کا کرم ہے، انسان کوشش کرتا ہے، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ آخری 2 سالوں میں پاکستان کی جو دولت کا میں اضافہ ہوا، جی ڈی پی گروتھ ریٹ جیسے کہتے ہیں، 5.6% تھا تیسرے سال میں، اور چوتھے سال میں 6% اضافہ تھا۔ یہ سمجھ جائیں کہ ہماری تاریخ میں یہ تقریباً سب سے وہ دور تھا جدھر سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے دولت میں۔ اس دور میں ہم نے جو کسانوں کی مدد کی، ہماری جو 5 بڑی فصلیں ہیں ان میں ریکارڈ پیداوار ہوئی، کیونکہ ہم نے کسانوں کو پیسہ پورا دلوایا۔ جو گنے کے کسان تھے ان کو بیچاروں کو پیسہ نہیں ملتا تھا، شوگر مافیا ان کو کم ان کی گنے کی قیمت دیتا تھا، پھر پیسے بھی نہیں سال تک دیتا تھا۔ ہم نے یہ چینج کیا، ان کو پیسے دلوائے، پوری قیمت دلوائی، قانون بتایا۔ جب ان کے پاس پیسہ آیا انہوں نے اپنی زمین پہ لگایا، اور ہم نے پچھلے سال 4 بڑے فصلوں میں ریکارڈ ہماری فصلوں کی پروڈکشن ہوئی۔ اس سال پھر 4 فصلوں میں ریکارڈ پروڈکشن ہوئی سوائے گندم کے۔ تو یہ کسانوں کے پاس پیسہ آیا۔ انڈسٹری، ایوب خان کے بعد سب سے زیادہ انڈسٹری میں پچھلے 2 سال میں ترقی ہوئی۔
ہم نے اپنے ریزروز بلڈ کیے. ریزروز کا مطلب کہ اگر آپ فورن ایکسچینج ریزروز نہیں تو آپ کے روپے آتا ہے, تو وہ کیے. تو جب انہوں نے سازش سے ہماری حکومت گرائی, ذرا اب سنیں 2 مہینے میں پاکستان میں کیا ہوا. ہماری جو ریکارڈ ایکسپورٹس ہو رہی تھی 10% مئی کے مہینے میں اس میں کمی آ گئی ہے. اس کا مطلب کہ جو ہمارا تجارتی خسارہ ہے وہ $4 ارب سے بڑھ چکا ہے مئی کے اندر. پھر ہمارے جو ریزروز تھے جو ہم نے محنت کر کے 3.5 سال میں اوپر لے کے گئے تھے وہ واپس ادھر آ گئے ہیں. جب ہماری حکومت آئی تھی تب $9.7 ارب کے جو ریزروز تھے وہ واپس ادھر چلے گئے ہیں. یعنی ہم نے جتنا ریزروز اوپر چڑھائے تھے وہ سارے واپس چلے گئے ہیں, اور جس کی وجہ سے 20% کمی ہوئی ہے روپے میں. آج روپیہ 200 روپے سے اوپر چلا گیا, ڈالر جو ہے وہ 200 روپے سے اوپر چلا گیا ہے. اس کی ابھی اور مزید مہنگائی آئے گی, اور یہ صرف 2 مہینے میں جو حکومت ہم چھوڑ کے گئے تھے اور جو انہوں نے کیا. سٹاک مارکیٹ 10% نیچے گر چکی ہے. اس کا مطلب 700 ارب روپیہ سٹاک مارکیٹ سے نکل چکا ہے. اور پھر جو سود ہے 15.5% سود پہنچ گیا ہے. یہ 98 کے بعد سب سے زیادہ پاکستان میں سود ہے, جو اب ہماری انڈسٹری کو افیکٹ کرے گا, بزنسز کو افیکٹ کرے گا. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اب ہمارے حالات ہیں, ہم جب یہ چھوڑ کے گئے تھے نون لیگ والے, اور جب یہ ان کے 2 دور میں ہمیشہ پاکستان کی ایکسپورٹس وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. دولت میں تو تب اضافہ ہوتا ہے جب ایکسپورٹس بڑھتی ہے, لیکن جو اب حالات ہیں, جو انٹرنیشنل ایجنسی جس کو موڈیز کہتے ہیں, جو فیصلہ کرتی ہے کہ حکومت کی معیشت کی کیا حالات ہیں, ہم جب آئے تھے ہمارے موڈیز نے مائنس گریڈنگ دی ہوئی تھی, ہم اس کو لے کے گئے سٹیبل پہ, اب پھر وہ نیچے آ گئی ہے. اس کا مطلب کہ پاکستان کے لیے قرضے لینا بہت مشکل ہوگا, باہر کے بینکوں سے قرضے, کیونکہ انہوں نے ریٹنگ نیچے کر دی. یہ صرف 2 مہینے میں ہوا ہے. تو میں آج پوچھنا چاہتا ہوں, میں آج اپنے ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارے ملک کے نیوٹرل سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نیوٹرل ہو جاتے ہیں, بسم اللہ, بہت اچھی چیز ہے, لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا تب کہ ہمارے جدھر معاشی حالات کھڑے ہیں اس میں اگر یہ جو سازش جو میں سن رہا ہوں ہو رہی ہے, اگر یہ کامیاب ہو گئی تو ہمارے ملک کی معیشت کو بہت نقصان ہوگا. میں نے شوکت ترین ہمارے فائنانس منسٹر کو بھی کہا کہ ان کو آگاہ کرو کہ ٹھیک ہے نیوٹرل بڑی اچھی چیز ہے, لیکن ملک کی سالمیت بھی بڑی ضروری ہے. ملک اگر مضبوط ہوگا تو ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں. اگر ملک کی معیشت اگر وہ گرنا شروع ہو جائے تو میں بار بار سوویت یونین کی مثال دیتا ہوں. دنیا کی 2 سب سے طاقتور ملک تھے, امریکہ اور سوویت یونین. دنیا کی 2 سب سے طاقتور فوجیں تھیں, امریکہ کی اور سوویت یونین کی. لیکن جب سوویت یونین کی معیشت جب وہ نیچے گئی تو ملک ٹوٹ گیا, سوویت یونین ٹوٹ گئی. تو میں آج اپنے نیوٹرلز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلایا جائے, پہلے مجھے ذرا ان لوگوں سے سب سے پوچھتا ہوں میں کہ لوگ کیا یہ زرداری اور نواز شریف میرے پہ غداری کا مقدمہ چلائیں گے؟ وہ لوگ جن کا ہے سب کچھ باہر, کیا وہ لوگ جو ایک زرداری حسین حقانی کے ساتھ امریکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے پاکستانی فوج سے بچا لو, وہ میرے پر مقدمہ کرے گا؟
गद्दारी का। और क्या वो नवाज शरीफ जो इस मुल्क में सजाए याफ्ता, जो पकड़ा गया पनामा के अंदर, जो इसने बेटी के नाम पे 4 अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लंदन में ली थी, सजाए याफ्ता, मफरूर, झूठ बोल के बाहर भागा हुआ, क्या वो मुझे फैसला करेगा कि मैं गद्दार हूं? मैं आज सारे अपने पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूं कि देखें, ये जो साजिश है ये इमरान खान के खिलाफ सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान अगर हटता है रास्ते से तो रास्ता साफ हो जाता है इस तरह के लोगों की जो इस मुल्क का पैसा लूट के बाहर लेके जाए। ये वो लोग हैं जो 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं। पाकिस्तान में 2 खानदानों ने 30 साल हुकूमत किया, शरीफ और जरदारी खानदान ने, और मुल्क को मकरूज इमरान खान ने किया। 30 साल आपने हुकूमत की है, हमने मुल्क को मुदर से ऊपर निकाल के सस्टेनेबल ग्रोथ यानी कि सही रास्ते पर लगाया, पटरी पर चढ़ाया, साजिश से गवर्नमेंट करवा के। और अब जब इन्होंने देखा कि सारी कौम आज इस साजिश को समझ बैठी है, इसके खिलाफ है, इन गद्दारों के और चोरों के, तो आज ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाएं गद्दारी का मुकदमा करके। सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। जब IMF ने हमारे पे भी जोर लगाया कि ये कीमतें बढ़ाओ, अवाम पे खर्चे कम करो, हमने IMF का प्रेशर बर्दाश्त किया। और ये याद रखें, हम वो मुल्क हैं जिसने पहली दफा इस मुल्क की तारीख में जो सबसे बड़ा फलाई काम, सेहत कार्ड, जो हर खानदान को हम हेल्थ इंश्योरेंस दी कि कोई भी जाके किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सके, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा काम नहीं हुआ। बजाय ये कि खर्चे कम करते, हमने सेहत कार्ड लेके आए। पंजाब के अंदर 400 अरब रुपए का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। फिर हमने एहसास प्रोग्राम से निचले तबके की मदद की, औरतों को हुनर, पैसे जो सबसे गरीब तबका था उनको पहुंचाए। फिर कामयाब जवान पे सस्ते कर्जे, बल्कि सूद के बगैर कर्जे, और घरों के लिए सूद के बगैर कर्जे दिए। बजाय हम लोगों पे बोझ डालते, हमने लोगों से बोझ कम किया। और उधर फिर पेट्रोल और डीजल के ऊपर हमने सब्सिडी दी, बोझ कम किया लोगों पे। वो इसलिए कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। मैं किसी इंपोर्टेड हुकूमत का, किसी बाहर की सुपर पावर के सामने घुटने टेकने वाला नहीं हूं। और राजी करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। अब ये मैं आगे आपको बता दूं कि ये इंपोर्टेड हुकूमत क्या करने लगी है। माइशत की तो इनको भी तैयारी नहीं थी, बिल्कुल तैयारी के बगैर ये पहुंचे और वो देख ही लिया माइशत का हाल। लेकिन ये करने क्या जा रहे हैं, ये जरा सारी कौम के सामने, क्योंकि मैंने अपना लाएमल भी दूंगा आखिर में, सारी कौम समझ ले कि ये क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने करप्शन के केसेस खत्म करने जा रहे हैं, नैब को खत्म करने जा रहे हैं। जिधर अरबों रुपए के इनके ऊपर करप्शन के केसेस वो खत्म हो जाएंगे। शरीफ खानदान पे 40 अरब रुपए के करप्शन के केस हैं। आसिफ जरदारी के ऊपर ओमनी ग्रुप के फेक अकाउंट्स के केसेस पड़े हैं, सब माफ हो जाएंगे, सबको एनआरओ मिल जाएगा। वो जो अभी तुर्की में चेरी ब्लॉसम
बूट पॉलिश, उधर अभी तुर्की गया हुआ था, तो सदर अर्दोगान के खाने पे उसने अपने बेटे को वहां बैठाया हुआ था, जो कि मफरूर है या भागा हुआ यहां से, क्योंकि मकसूद चपड़ासी के केस में फंस रहा था, FIA के, मुल्क छोड़ के भागा हुआ है, उसको उसने इंग्लैंड से बुलाया। और इतनी शर्म की बात है कि एक बाहर के सदर के सामने एक मफरूर को बैठाया हुआ था। मफरूर, ये याद रखें, कोई भी मफरूर किसी भी शहरी के सामने जाए तो वो उसको हवालत में ले सकता है। आपको पता होना चाहिए कि वो उसको अरेस्ट कर सकता है। तो वो वहां सदर के साथ बैठा था। और इससे क्या साबित होता है कि ये जब से चोर आए हैं, इस मुल्क की अखलाकियात भी तबाह। ये मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम का, सारे केसेस खत्म करवा रहे हैं। और पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम सिर्फ वो हो जाएगा जिधर छोटा चोर जेलों में जाएगा और बड़े बड़े डाकू बड़े बड़े ईवानों में बैठेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था, ये मैं सारी कौम को बार बार बताता हूं, उन्होंने कहा कि जो कौम ताकतवर मुजरिम को सजा नहीं दे सकती और सिर्फ छोटे चोरों को जेलों में डालती है, वो कौम तबाह हो जाती है। जिस कौम में इंसाफ नहीं होता वो तबाह हो जाता है। तो इसलिए हम सब ने मिलकर इनके खिलाफ जहाद लड़नी है, इनसे आजादी की जहाद लड़नी है, हकीकी आजादी लेनी है इनसे। तो मैं क्या चीज, अच्छा सुने सुने जरा, इन्होंने सबसे पहले मैंने आपको बताया, इन्होंने करप्शन केस खत्म करने आए इसलिए थे। नंबर 2, इन्होंने इलेक्शन के अंदर धांधली करके पूरी तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन जीतने की। इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया हुआ है। हल्का बंदियां के अंदर इन्होंने पहले से ही मैच फिक्स किया हुआ है, पहले से तैयारी की है, क्योंकि वैसे तो ये इलेक्शन जीत नहीं सकते। ये जब भी पब्लिक में जाएंगे इनको 2 नारे लगेंगे, चोर और गद्दार। तो पब्लिक में तो ये जा नहीं सकते, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के पूरा मैच फिक्स करने की कोशिश हो रही है। दूसरी चीज, और तीसरा, इन्होंने पुलिस को साथ मिला के झूठे केसेस बना के इन्होंने पूरा कोशिश की है कि अब ऑपोजिशन को ये क्रश कर दे, तबाह कर दे, दबा दे। कभी जो जुल्म हुआ था, जो 25 को और 26 की रात को जिस तरह पुलिस ने जुल्म किया है, कभी किसी जमहूरी गवर्नमेंट के दौर में इस तरह का जुल्म नहीं हुआ। 2 दफा ऐसे जुल्म हुए थे, दोनों दफा मार्शल लॉ था। कभी जमहूरियत के अंदर इस तरह का जुल्म मैंने नहीं देखा। जिस तरह इन्होंने शेलिंग की, पता था कि सामने औरतें, बच्चे, फैमिलीज, कोई इन्होंने बेदर्दी से जो शेलिंग की, ऐसे आप सीन मकबूजा कश्मीर में देखते हैं जिधर हिंदुस्तान कश्मीरियों के ऊपर जुल्म करता है। ऐसे सीन जो जनरल डायर ने, जब गुलाम हिंदुस्तान था अंग्रेजों का 1919 में, उसने लोगों के ऊपर इस तरह जुल्म किया था। कभी अपने शहरियों के ऊपर कोई ये नहीं करता। और ये इन्होंने किया क्यों था? एक वजह से, दहशत फैलाने के लिए, खौफ फैलाने के लिए। बनेर के नौजवानों, ये मेरे गौर से आप बात सुनो, ये समझना है आपने। ये कोशिश क्या कर रहे हैं? ये खौफ दिलवा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। झूठे केसेस थानों में, पुलिस घरों के अंदर घुस गई, ना चादर ना चार दीवारी की परवाह की।
उधर घुस के इन्होंने जुल्म किया लोगों पे, सिर्फ एक वजह से, खौफ फैलाने के लिए, कौम को डराने के लिए। तो मैं नौजवानों अपनी कौम को एक आज पैगाम देना चाहता हूं, गौर से मेरा पैगाम सुन लें। जब हजरत इमाम हुसैन निकले, पता था कि यजीद के पास बड़ी फौज है। हक और सच के रास्ते पे जब निकले तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन सच और हक पे खड़े हैं, लेकिन उन्होंने उनकी मदद नहीं की क्योंकि वो यजीद से खौफजदा थे, यजीद के जुल्म से खौफजदा थे। उन्होंने उनकी मदद नहीं की, पता होते हुए कि वो राह हक पे खड़े हैं। और वो सारी जब तक क़यामत तक कूफा के लोग पछताएंगे कि क्यों नहीं उन्होंने उनकी मदद की, क्यों उन्होंने इतना बड़ा हमारी इस्लाम की तारीख में साना होने दिया। हमेशा वो पछताएंगे। और हर दौर में यजीद होते हैं पाकिस्तानियों, हर दौर में यजीद आते हैं और हर दौर में एक कौम को मौका मिलता है कि राय हक पे खड़ी हो, यजीद का मुकाबला करे, जुल्म का मुकाबला करे, अमर बिल मारूफ पे चले। हर दौर के यजीद के सामने एक कौम के पास ये दो रास्ते होते हैं, एक खौफ के बुत की पूजा करे और जुल्म के सामने ना खड़ा हो, और दूसरा जहाद करे जुल्म के खिलाफ। तो मैं आज अपनी सारी पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूं, यहां से बुनेर के बाशऊर लोगों के सामने मैं अपनी सारी कौम को पैगाम देना चाहता हूं कि ये है यजीद के मानने वाले, जिस तरह का जुल्म इन्होंने किया। मुझे तो बाद में खबरें आई हैं, मैं तो कंटेनर में था, मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा था। मुझे तो अगले दिन पता चला आहिस्ता आहिस्ता कि इन्होंने किस किस्म का जुल्म किया है पाकिस्तान के शहरियों पे, जो सिर्फ अपना हक मांग रहे थे पुरअमन एहतजाज का। जिस तरह का तशद्दुद किया, कभी भी वो लोग जिन्हों में इंसानियत होती है वो कभी अपने लोगों पे ऐसा तशद्दुद नहीं कर सकते। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हम दूसरों के ऊपर भी कभी ऐसा जुल्म नहीं कर सकते जिस तरह इन्होंने औरतें बच्चों के सामने टीयर गैस शेलिंग की, वो शेल इस्तेमाल किए जो दहशतगर्दों के खिलाफ होते थे। तो मैं अपनी आज कौम को, सारों को यहां से खड़ा होकर पैगाम दे रहा हूं कि मैंने इनका, जब तक मेरे में खून है मैं इनका मुकाबला करूंगा इस वक्त के यजीदों का। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। और मैं सारी अपनी कौम को आज पैगाम दे रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आप इस इंपोर्टेड हुकूमत जो जुल्म के जरिए इस कौम को दबाना चाहती है, मैं सबको पैगाम दे रहा हूं कि अगर आज आप इस जुल्म का मुकाबला नहीं करेंगे, आपके बच्चों को आखिर में मुकाबला करना पड़ेगा और तब ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये है टाइम। और मैं ये आप सबके सामने कहता हूं कि ये बात करते हैं कि जी वो इमरान खान के ऊपर केस कर दो, जेल में डालोगे। सुन लो, गौर से सुन लो। जेल तो छोटी चीज है, मैं तो अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। उड़ जाएंगे हम महफूज। सुप्रीम कोर्ट ने, हम इंतजार कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ताकि मैं अनाउंस करूं कि जब हम फिर निकलने लगे। लेकिन मुझे
लेकिन मुझे अब सुप्रीम कोर्ट के फैसला एक ऐसा आया है कि मेरे वकीलों ने आज मुझे बताया कि थोड़ी आपको इंतज़ार करनी पड़ेगी, क्योंकि उस फैसले में कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी उसकी वजाहत होने वाली है। लेकिन मैं आज यहाँ खड़ा होकर अपने सुप्रीम कोर्ट को ये ज़रूर पैगाम देना चाहता हूँ अपनी सारी कौम के सामने कि देखें, मैं तो वो पाकिस्तानी हूँ जो 40 साल से मेरी कौम जानती है, मुझे 40 साल से जानती है कौम। मैंने आज तक ना कभी इस मुल्क का कानून तोड़ा है, ना मैंने कभी अपने लोगों को कहा कि इस मुल्क का कानून तोड़ो। हमेशा एहतजाज हमने पुरअमन किया, 126 दिन का धरना दिया, हमने सारे लोगों को पुरअमन रखा। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम इस मुल्क का कानून तोड़ें और हमारी कौम का अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने, अपनी पुलिस, अपने रेंजर्स के सामने उनका क्लैश हो, उनमें इंतशार हो, क्योंकि रेंजर्स भी अपने हैं, पुलिस भी अपनी, अवाम भी अपनी है, फौज भी अपनी है। इसलिए मैंने कभी ये नहीं कहा अगर हम तोड़ फोड़ करते हैं अपने मुल्क का नुकसान होता है, क्योंकि मैं तो लंदन में नहीं रहता, मेरे तो बाहर असासे नहीं है, मेरा तो जीना मरना यहां है। तो इसलिए जो आपने कमेटी बनाई है, मैं अपने जजेस से यहां अपील करता हूं कि उस कमेटी के अंदर, वो सारी सरकारी कमेटी है, उसके अंदर मेहरबानी करें, बड़े एहतराम से मैं कहता हूं कि कोई सिविल सोसाइटी से लोगों को डालें, ताकि आपको दूसरी तरफ से पता तो चले इन्होंने किया क्या हमारे साथ। अगर आप सारे सरकारी कमेटी बना देंगे तो वो तो आप बेहतर हैं, सुप्रीम कोर्ट तो बेहतर जानता है कि जब तक दोनों तरफ से राय ना मिले तो फैसला नहीं जज करता। तो मेरा बस एक ये था, और अपनी कौम के लिए आखिर में, बुनेर के लोगों मेरी बात सुन लो, तैयार रहना, मैं आपको कॉल दूंगा और आपने सबने आना है, और हमने अपनी हकीकी आजादी की जंग जब तक हम जिंदा हम लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे बुनेर के बाशऊर नौजवानों, बुजुर्गों और बच्चों, सबसे पहले इतनी गर्मी में जिस तरह का मैं आपका जज्बा और जुनून देख रहा हूं, मैं आपको सलाम करता हूं। मेरे तो 21 साल खेलों की ग्राउंडों के ऊपर गर्मी की आदत पड़ गई, लेकिन मैं आपको मानता हूं कि इस दोपहर की गर्मी में इस तरह आप जुड़े हुए और साथ साथ खड़े हैं, मैं आपके जज्बे को फिर से खराज तहसीन पेश करता हूं। अच्छा, मेरे बुनेर के बाशऊर लोगों, ये देखें, मुसलमान हमारे ईमान का हिस्सा है कि इज्जत भी अल्लाह देता है, और जब किसी को जिल्लत मिलती है तो अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं मिल सकती। तो जब भी कोई भी जलसे में मैं जाता हूं, अभी मैं तकरीर शुरू ही नहीं करता कि डीजल के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। फजल रहमान, आप कभी भी तो आराम से बैठ के कभी बैठ के सोचे कि ये अल्लाह ने आपको इतनी जिल्लत दी क्यों है। दीन के नाम पे सियासत, और जिधर भी मौका मिले मुफाद परस्ती। इसलिए जिधर भी लोग जमा होते हैं और फजल रहमान को देखते हैं तो उनको डीजल याद आ जाता है। मेरे गयूर पाकिस्तानियों,
کیونکہ یہاں بریل کے لوگ ایسے ہیں جو باہر کام کر کے محنت کر کے پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت حالات کیا ہیں, اور وہ بیرون ملک پاکستانی خاص طور پہ سمجھتے ہیں کہ جس قسم کی بیرونی سازش کے تحت یہ امپورٹڈ حکومت ہمارے اوپر مسلط ہوئی, کبھی بیرون ملک پاکستانیوں نے اس طرح کے احتجاج نہیں کیے. امریکہ میں, انگلینڈ میں, یورپ میں جدھر پاکستانی تھے انہوں نے اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف احتجاج کیے, اور انہوں نے متحد ہو کے ایک آواز لگائی کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور. اب میں آپ کو, کیونکہ آپ باشعور نوجوان ہیں, میں دیکھ رہا ہوں سیاست آپ سمجھتے ہیں, تھوڑا سا میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس قسم کی سازش ہوئی, کیوں ہوئی. ہندوستان اور اسرائیل یہ وہ دو ملک ہیں جو سب سے زیادہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کمزور ہو اور ٹوٹے, اور ان کے ساتھ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امریکہ بھی وہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا ایک مضبوط پاکستان. ان تینوں نے مل کے سازش کی. جب ہماری حکومت گرائی گئی, نوجوانوں غور سے سنو, جب ہماری حکومت گرائی گئی تو خوشیاں کدھر بنی ہندوستان میں. ہندوستان کے اخباروں میں, میڈیا پہ ایسے خوشی ہوئی کہ جس طرح شہباز شریف نہیں تھا, شہباز سنگھ تھا. یعنی انہوں نے اس کو اپنا بنا لیا, کیونکہ شریف خاندان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں ہندوستان کی بزنس کمیونٹی سے. نریندر مودی گھر میں شادی پہ بلایا گیا, خاص طور پہ مودی کو بلایا گیا. وہ آدمی جس نے سب سے زیادہ مسلمانوں کے اوپر ہندوستان میں ظلم کیا, اس کو اس شریف خاندان نے اپنے گھر شادی پہ بلایا. یہ وہ لوگ ہیں یہ شریف خاندان. جب نواز شریف ہندوستان گیا تو کشمیر کے حریت لیڈر سے نہیں ملا, کیونکہ نریندر مودی ناراض ہو جاتا. اپنی فوج کو جب نریندر مودی پاکستان کے آرمی چیف کو دہشت گرد کہہ رہا تھا تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ نواز شریف تو ہمارا دوست ہے. اور کبھی نواز شریف نے نریندر مودی کے خلاف ایک بات نہیں کی. کلبھوشن یادیو اس کے منہ سے نہیں نکلا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو آج ہندوستان سمجھتا ہے کہ ان کی ایک ایسی حکومت آ گئی کہ بس اب پاکستان کنٹرول میں آ گیا. دوسری طرف آصف زرداری جاگ اٹھا ہے سارا. آصف زرداری اس ملک کی بہت بڑی بیماری, اور اس کو بیماری کیا ہے؟ پیسے کی بیماری ہے. وہ پیسہ دیکھتا ہے تو اس کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے, اس کی کانپیں ٹانگنی شروع ہو جاتی ہے. تو زرداری ادھر نواز شریف اور اس کا خاندان یہ اس سازش کا حصہ بنے, اور انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے ان کے ایک
डोनाल्ड लू उनके एक अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तान के एम्बेसडर को हुक्म किया कि इमरान खान को वजारत उज़्मा से हटाओ, नहीं तो हम तुम्हारे से अच्छे ताल्लुकात नहीं रखेंगे, बल्कि धमकी दी। और साथ ये कहा कि अगर तुम इमरान खान को हटा दोगे तो हम, क्योंकि पीछे चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश आएगा, तो हम बड़े खुश होंगे और माफ कर देंगे। महकूमों के पांव तले। तो मेरे बजौड़ के बाशऊर लोगों, अब मेरी गौर से बात सुनो, गौर से सुननी है आपने बात कि हुआ क्या इस मुल्क के साथ, हमारे मुल्क के साथ हुआ क्या है। बनेर 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 माशाअल्लाह, बड़े बाशऊर लोग माशाअल्लाह। एक एक चीज जानते हो, एक एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूं, जो मैं बातें कह रहा हूं आपको समझ आ रही है। अच्छा अब सुने हुआ क्या फिर। उनको वो मुरासला भेजता है 7 मार्च को, डोनाल्ड लू जो बात करता है हमारे एम्बेसडर से अमेरिका में, 7 मार्च को वो लिखा जाता है। 8 मार्च को अदमे एतमाद की तहरीक इस्लामी में दाखिल होती है। और देखते देखते हमारे जो इत्तेहादी हैं उनको भी याद आ जाता है कि ओहो तहरीक इंसाफ तो बड़ी बुरी पार्टी है। और साथ लोटे भी 20 लोटे गायब हो जाते हैं। तो अब जरा सुने, मैं तब कहता रहा कि यह पाकिस्तान की कौम के खिलाफ साजिश है। मैंने हर जगह कहा, मुरासला दिखाया असेंबली में, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, काउंसिल में। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को खत लिखा कि यह हमारे मुल्क में मुदाखलत हुई है, साजिश हुई है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब देखें कि अवाम से क्या हुआ है। मैं जरा अब आपको अपनी अवाम जरा मैं बताऊं कि आपसे हुआ क्या है। हम रहले सफा। ये जरा सुने, हमें बड़ा शोर मचाया जी, तहरीक इंसाफ ने महंगाई कर दी, हर रोज महंगाई करें, टीवी प्रोग्राम देखें तो वहां कहे जी महंगाई है, जो अपोजिशन का असेंबली में मुंह खोले वो कहे महंगाई है। वो कांपेन टांगने वाला बिलावल, उसने लॉन्ग मार्च कर दी सिंध से कि महंगाई मार्च है जी, लोगों कत्ल हो गया, माशी कत्ल हो गया। जो इनमें से टीवी पे आए कहे जी इमरान खान ने बिजली बढ़ा दी, कोई कहे इसने कोई गैस बढ़ा दी, कोई कहे आटा बढ़ा दिया। तो मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, सच नहीं छुपता। अल्लाह का हुक्म है कुरान में कि सच हमेशा लोगों के सामने आएगा। तो ये जरा आज देख लें कि इंपोर्टेड हुकूमत थे। अब जरा सुने, 3.5 साल में पाकिस्तान में आटे, हमारे दौर में आटा कितना कीमत बढ़ी 3.5 साल में? 326 रुपए। 20 केजी का जो आटे का थैला है हमारे दौर में वो बढ़ा 326 रुपए 3.5 साल में। 2 महीने में, इनके दौर के 2 महीने में आटा कितना बढ़ा? 422 रुपए। आटा बुनियादी चीज। और महमूद खान मुझे कह रहे हैं कि पख्तूनख्वा में उससे भी महंगा है, पंजाब से ज्यादा महंगा है। अब दूसरा सुने, चावल, बासमती चावल, 1 केजी चावल हमारे दौर में बढ़ा 3.5 सालों में 40 रुपए।
ان کے 2 مہینے میں 55 روپے بڑھا ہے, 2 مہینے میں. گھی, اب ذرا یہ سنیں, گھی ہمارے دور میں 1 لیٹر 3.5 سال میں گھی کتنا بڑھا ہے؟ 213 روپے. ان کے 2 مہینے میں گھی کتنا بڑھا ہے؟ 200 روپیہ, 200 روپیہ بڑھا ہے. 200 روپے پر کے جی. ہاں, کے جی. اچھا جی, آگے آ جائیں. سبزیاں اور پھل ہمارے دور میں 1 کے جی سبزیاں اور پھل 1 کے جی ہمارے دور میں 3% بڑھے. ان کے 2 مہینے میں 27% بڑھے. آگے آ جائیں. اب ذرا یہ سنیں, پٹرول 1 لیٹر ہمارے 3.5 سال میں 56 روپے 90 پیسے بڑھا, 3.5 سالوں میں. ان کے 2 مہینے میں کتنا بڑھا ہے؟ 60 روپے, 60 روپے بڑھ گیا 2 مہینے میں. لیکن ایک لیٹر فضل الرحمان کتنا بڑھا ہے؟ ہمارے زمانے میں 1 لیٹر فضل الرحمان 50 روپے 70 پیسے بڑھا ہے. ان کے 2 مہینے میں 60 روپیہ فضل الرحمان بڑھ گیا. اور یہ جو ابھی میری قوم کو ان گرمی میں جو اب ایک تو لوڈ شیڈنگ ہے, انتہا کی لوڈ شیڈنگ ہے, لیکن اب جو اصل لوگوں کے اوپر جو بجلی کی قیمت کا بم پھٹنے لگا ہے وہ آپ ذرا سن لیں. ہم نے اپنے 3.5 سال میں 1 یونٹ بجلی 6 روپے بڑھائی, 6 روپے. انہوں نے 2 مہینے میں بجلی 10 روپے بڑھائی ہے یونٹ. میں یہ اس لیے اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو تیل اور ڈیزل یہ ہم نے بھی ہمارے اوپر بھی آئی ایم ایف نے پریشر ڈالا تھا. آئی ایم ایف ہمیں بھی کہہ رہی تھی کہ ان کی قیمتیں بڑھاؤ, لیکن ان میں اور ہمارے میں, ان میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے, پیسہ باہر ہے, گھر باہر ہیں, جائیداد باہر ہے, بزنس باہر ہے, بچے باہر ہیں. ان کو کیا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, ان کا پاکستان میں کیا سٹیک ہے, ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ یہاں لوگ مہنگائی کے سمندر میں ڈوبیں گے. ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ جب 1 لیٹر ڈیزل اور پٹرول 60 روپے کا بڑھے گا 8 دنوں میں, تو کیا عام آدمی کی زندگی کے اوپر صرف یہی نہیں کہ آپ کی ٹرانسپورٹ پہ فرق پڑے گا, اس کا ہر چیز پہ فرق پڑے گا. اس کا بجلی کے اوپر, ہر چیز کے اوپر پٹرول اور ڈیزل کا فرق پڑے گا. جس کی وجہ سے ہم نے, جب ہمیں آئی ایم ایف نے کہا کہ بجلی کی قیمت بڑھاؤ, پٹرول اور فضل الرحمان کی, تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آئی ایم ایف کی کہنے پہ بجائے بڑھانے کے ہم نے 10 روپے لیٹر قیمت کم کی. ہم نے اور جگہ سے پیسہ نکالا, ہم نے اپنے لوگوں کو ریلیف دیا, مہنگائی سے بچایا, بجلی کی قیمت روکی بڑھنے سے, اپنی اور چیزیں کاٹی, پیٹ کاٹ کے عوام کو بچایا. کیونکہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے. عمران خان نے باہر کمائی کی, میں باہر کرکٹ کھیلتا تھا, میں نے باہر کمائی کی, سب کچھ بیچ کے میرا سب کچھ پاکستان میں, جینا مرنا پاکستان میں ہے. ان کے لوگ, نواز شریف ادھر بیٹھا ہوا ہے, جب چھٹیاں باہر, عیدیں باہر,
24 दफा ये जब प्राइम मिनिस्टर था इसने बरतानिया के टूर किए, 24 दफा ये बरतानिया गया, 22 दफा निजी दौरों पे, प्राइवेट दौरों पे। आसिफ जरदारी 50 दफा दुबई प्राइवेट दौरे किए उसने। इमरान खान ने एक प्राइवेट दौरा नहीं किया, क्योंकि मेरा घर पाकिस्तान है। तो ये लोगों को, इनको पाकिस्तान का कितना फिक्र होगी ये देख लें। ये जो इन्होंने महंगाई का बम फटवा, एटम बम फेंका है, इनको क्या फिक्र है? ये हैं अमेरिका के गुलाम, ये IMF के गुलाम हैं, ये बाहर से डिक्टेशन लेते हैं, ये सारे फैसले करते हैं जो इनको बाहर से हुक्म मिलता है। क्योंकि इनका पैसा जब बाहर पड़ा हो तो बुनेर के नौजवानों ये सुन लो, अगर मेरा भी पैसा बाहर पड़ा होता तो मैं इनके सामने एब्सोल्युटली नॉट ना कहता, क्योंकि रूसियों का आज ताल्लुकात खराब है अमेरिका के रूसियों से। उनके रूसियों के बड़े बड़े अमीर लोगों की जायदादें जब्त कर रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट जब्त कर रहे हैं। तो ये भी, इनको भी डर है, जरदारी और शरीफ को, इन दोनों खानदानों को, कि इन्होंने अरबों रुपया इस मुल्क का चोरी करके जो बाहर रखा हुआ है, ये कभी इनके सामने बात नहीं कर सकते। जब इनके दौर में 2008 से लेके 2018 तक 400 ड्रोन अटैक्स हुए पाकिस्तान पे, 400 ड्रोन अटैक, बेकसूर लोग मारे गए, औरतें बच्चे मारे गए, अमेरिका की जंग भी लड़ रहे हैं, और वो हमारे ऊपर ही ड्रोन अटैक कर रहे हैं। ये दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ। लेकिन ये तो एक दफा इनके मुंह से नहीं निकला कि ये सारे इंसानी हकूक के खिलाफ है, ये इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है, कि आप फैसला करें दहशतगर्द कौन है और आप ही मार दें। मैं बार बार बताता हूं कि हमारा बड़ा दहशतगर्द लंदन में 30 सालों से बैठा हुआ है। कौन है वो? पूछ रहा हूं, कौन है वो जो अजीब अजीब बातें करने वाला है, जिसने सबसे ज्यादा कत्ल करवाया अल्ताफ हुसैन ने कराची में, आज लंदन में बैठा हुआ 30 साल से। क्या बरतानिया हमें इजाजत देगा कि हम ड्रोन अटैक करके उसको मार दें? कभी इजाजत नहीं देगा, क्योंकि वो कहेगा हमारे मुल्क का कानून ये कहता है कि अदालत में पहले साबित करो वो दहशतगर्द है। और हमारे मुल्क में 400 ड्रोन अटैक करके वो लोगों को इन्होंने मारा, देहातों के अंदर बम फट रहा है, कौन नीचे मर रहा है किसी को नहीं पता। जो मरता था, क्योंकि ये साथ मिले हुए थे उनके, हर कोई को दहशतगर्द कह देते थे, कभी तफ्तीश नहीं हुई। और जब बम फटता है तो उसमें तो टुकड़े हो जाते हैं इंसानों के, कैसे पता है कौन मरता है? और ये दो सरबरा जरदारी और नवाज शरीफ एक दफा इन्होंने इसकी मजम्मत नहीं की, क्योंकि ये पैसे के गुलाम है और पैसा बाहर पड़ा है। और इसलिए ये फैसले जो किए इन्होंने, ये जो फैसले किए हैं, बुनेर के नौजवानों ये सुन लो, ये कोई फैसला नहीं करता जिसको अपनी कौम की दर्द होती है। कभी कोई ऐसे फैसले, 60 रुपए लीटर आप एक हफ्ते के अंदर बढ़ा दें, और आप सोचे ही ना कि आम आदमी का क्या हाल होगा, तनख्वाहदार का क्या हाल होगा, और ऊपर से बिजली डबल कर दें। आप समझते हैं कि क्या इनके पास भी वो बाहर स्विस बैंक अकाउंट में और ओवरसीज ऑफशोर अकाउंट्स में पैसे पड़े हैं आपकी तरह? क्योंकि यहां जब रुपया गिरता है तो इनकी दौलत में इजाफा हो जाता है, क्योंकि इनकी दौलत डॉलर्स में है, बाहर पड़ी है, डॉलर में इजाफा हो जाता है, दौलत बढ़ जाती है, पाकिस्तानी गरीब हो जाते हैं। तो मेरे बुनेर के नौजवानों, जरा एक और चीजें मैं आपको बताऊं। अल्लाह का करम, अल्लाह का करम,
کیا سمجھے آپ؟ اچھا یہ تو میں نے آپ کو مہنگائی بتا دی. اب ذرا غور سے، کیونکہ آپ شعور والے نوجوان ہو، بڑے غور سے سنو کہ ہماری معیشت کو کیا ہوا ہے. بنیر یہ ذرا نوجوانوں سننا ہے آپ نے. جب ہماری حکومت تھی، آخری 2 سالوں میں پاکستان کی دولت میں جو اضافہ ہوا، اس کے باوجود کہ پاکستان میں کرونا، بلکہ دنیا میں کرونا تباہی مچا رہا تھا، کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا میں تباہی تھی، اور اس کے باوجود کہ جو ہمیں حکومت ملی تھی وہ بینکرپٹ ہوئی تھی، پیسہ ہی نہیں تھا، خزانہ خالی تھا. اس دور میں ہمیں حکومت ملی، اوپر سے کرونا آ گیا. سنیں ذرا، آخری 2 سال میں اللہ کا کرم ہے، انسان کوشش کرتا ہے، کامیابی تو اللہ دیتا ہے. آخری 2 سالوں میں پاکستان کی جو دولت کا میں اضافہ ہوا، جی ڈی پی گروتھ ریٹ جسے کہتے ہیں، 5.6% تھا تیسرے سال میں، اور چوتھے سال میں 6% اضافہ تھا. یہ سمجھ جائیں کہ ہماری تاریخ میں یہ تقریباً سب سے وہ دور تھا جدھر سب سے زیادہ اضافہ ہوا دولت میں. اس دور میں ہم نے جو کسانوں کی مدد کی، ہماری جو 5 بڑی فصلیں ہیں ان میں ریکارڈ پیداوار ہوئی، کیونکہ ہم نے کسانوں کو پیسہ پورا دلوایا. جو گنے کے کسان تھے ان کو بیچاروں کو پیسہ نہیں ملتا تھا، شوگر مافیا ان کو کم ان کی گنے کی قیمت دیتا تھا، پھر پیسے بھی نہیں سال تک دیتا تھا. ہم نے یہ چینج کیا، ان کو پیسے دلوائے، پوری قیمت دلوائی، قانون بتایا. جب ان کے پاس پیسہ آیا انہوں نے اپنی زمین پہ لگایا، اور ہم نے پچھلے سال 4 بڑے فصلوں میں ریکارڈ ہماری فصلوں کی پروڈکشن ہوئی. اس سال پھر 4 فصلوں میں ریکارڈ پروڈکشن ہوئی سوائے گندم کے. تو یہ کسانوں کے پاس پیسہ آیا. انڈسٹری ایوب خان کے بعد سب سے زیادہ انڈسٹری میں پچھلے 2 سال میں ترقی ہوئی. ہم نے اپنے ریزروز بلڈ کیے. ریزروز کا مطلب کہ اگر آپ فورن ایکسچینج ریزروز نہیں تو آپ کے روپے آتا ہے، تو وہ کیے. تو جب انہوں نے سازش سے ہماری حکومت گرائی، ذرا اب سنیں 2 مہینے میں پاکستان میں کیا ہوا. ہماری جو ریکارڈ ایکسپورٹس ہو رہی تھی 10% مئی کے مہینے میں اس میں کمی آ گئی ہے. اس کا مطلب کہ جو ہمارا تجارتی خسارہ ہے وہ $4 ارب سے بڑھ چکا ہے مئی کے اندر. پھر ہمارے جو ریزروز تھے جو ہم نے محنت کر کے 3.5 سال میں اوپر لے کے گئے تھے وہ واپس ادھر آ گئے ہیں. جب ہماری حکومت آئی تھی تب $9.7 ارب کے جو ریزروز تھے وہ واپس ادھر چلے گئے ہیں. یعنی ہم نے جتنے ریزروز اوپر چڑھائے تھے وہ سارے واپس چلے گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے 20% کمی ہوئی ہے روپے میں. آج روپیہ 200 روپے سے اوپر چلا گیا، ڈالر جو ہے وہ 200 روپے سے اوپر چلا گیا ہے. اس کی ابھی اور مزید مہنگائی آئے گی. اور یہ صرف 2 مہینے میں جو حکومت ہم چھوڑ کے گئے تھے اور جو انہوں نے کیا. سٹاک مارکیٹ 10% نیچے گر چکی ہے. اس کا مطلب 700 ارب روپیہ سٹاک مارکیٹ سے نکل چکا ہے. اور پھر جو سود ہے 15.5% سود پہنچ گیا ہے. یہ 98 کے بعد سب سے زیادہ پاکستان میں سود ہے، جو اب ہماری انڈسٹری کو افیکٹ کرے گا، بزنسز کو افیکٹ کرے گا. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اب ہمارے حالات ہیں، ہم جب یہ چھوڑ کے گئے تھے نون لیگ والے، اور جب یہ ان کے 2 دور میں ہمیشہ پاکستان کی ایکسپورٹس وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. دولت میں تو تب اضافہ ہوتا ہے جب ایکسپورٹس بڑھتی ہے. لیکن جو اب حالات ہیں، جو انٹرنیشنل ایجنسی جس کو موڈیز کہتے ہیں، جو فیصلہ کرتی ہے کہ حکومت کی معیشت کی کیا حالات ہیں، ہم جب آئے تھے ہمارے موڈیز نے
माइनस ग्रेडिंग दी हुई थी, हम उसको लेके गए स्टेबल पे, अब फिर वो नीचे आ गई है। इसका मतलब कि पाकिस्तान के लिए कर्जे लेना बहुत मुश्किल होगा, बाहर के बैंकों से कर्जे, क्योंकि उन्होंने रेटिंग नीचे कर दी। ये सिर्फ 2 महीने में हुआ है। तो मैं आज पूछना चाहता हूं, मैं आज अपने उन लोगों से पूछना चाहता हूं, हमारे मुल्क के न्यूट्रल से पूछना चाहता हूं कि जब आपने फैसला किया कि हम न्यूट्रल हो जाते हैं, बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैंने आपको बताया था तब कि हमारे जिधर माशी हालात खड़े हैं, इसमें अगर ये जो साजिश जो मैं सुन रहा हूं हो रही है, अगर ये कामयाब हो गई तो हमारे मुल्क की माइशत को बहुत नुकसान होगा। मैंने शौकत तरीन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को भी कहा कि उनको आगाह करो कि ठीक है न्यूट्रल बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन मुल्क की सालमियत भी बड़ी जरूरी है। मुल्क अगर मजबूत होगा तो हम अपना दिफा कर सकते हैं। अगर मुल्क की माइशत अगर वो गिरना शुरू हो जाए तो मैं बार बार सोवियत यूनियन की मिसाल देता हूं। दुनिया की 2 सबसे ताकतवर मुल्क थे, अमेरिका और सोवियत यूनियन। दुनिया की 2 सबसे ताकतवर फौजें थी, अमेरिका की और सोवियत यूनियन की। लेकिन जब सोवियत यूनियन की माइशत जब वो नीचे गई तो मुल्क टूट गया, सोवियत यूनियन टूट गई। तो मैं आज अपने न्यूट्रल्स को यह कहना चाहता हूं कि देखें, ये जो बातें कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, पहले मुझे जरा इन लोगों से सबसे पूछता हूं मैं कि लोग क्या ये जरदारी और नवाज शरीफ मेरे पे गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे? वो लोग जिनका है सब कुछ बाहर, क्या वो लोग जो एक जरदारी हुसैन हक्कानी के साथ अमेरिकनों को कह रहे हैं कि मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो, वो मेरे पर मुकदमा करेगा गद्दारी का? और क्या वो नवाज शरीफ जो इस मुल्क में सजाए याफ्ता, जो पकड़ा गया पैनामा के अंदर, जो इसने बेटी के नाम पे 4 अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लंदन में ली थी, सजाए याफ्ता, मफरूर, झूठ बोल के बाहर भागा हुआ, क्या वो मुझे फैसला करेगा कि मैं गद्दार हूं? मैं आज सारे अपने पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूं कि देखें, ये जो साजिश है ये इमरान खान के खिलाफ सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान अगर हटता है रास्ते से तो रास्ता साफ हो जाता है इस तरह के लोगों की जो इस मुल्क का पैसा लूट के बाहर लेके जाए। ये वो लोग हैं जो 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं। पाकिस्तान में 2 खानदानों ने 30 साल हुकूमत की है, शरीफ और जरदारी खानदान ने, और मुल्क को मकरूज इमरान खान ने किया। 30 साल आपने हुकूमत की है, हमने मुल्क को मुदर से ऊपर निकाल के सस्टेनेबल ग्रोथ यानी कि सही रास्ते पर लगाया, पटरी पर चढ़ाया, साजिश से गवर्नमेंट करवा के। और अब जब इन्होंने देखा कि सारी कौम आज इस साजिश को समझ बैठी है, इसके खिलाफ है, इन गद्दारों के और चोरों के, तो आज ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाएं गद्दारी का मुकदमा करके। सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। जब IMF ने हमारे पे भी जोर लगाया कि ये कीमतें बढ़ाओ, अवाम पे खर्चे कम करो, हमने IMF का प्रेशर बर्दाश्त किया। और ये याद रखें, हम वो मुल्क हैं जिसने पहली दफा इस मुल्क की तारीख में जो सबसे बड़ा फलाई काम
सेहत कार्ड जो हर खानदान को हम हेल्थ इंश्योरेंस दी कि कोई भी जाके किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सके, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा काम नहीं हुआ। बजाय ये कि खर्चे कम करते हमने सेहत कार्ड लेके आए। पंजाब के अंदर 400 अरब रुपए का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। फिर हमने एहसास प्रोग्राम से निचले तबके की मदद की, औरतों को हुनर, पैसे जो सबसे गरीब तबका था उनको पहुंचाए। फिर कामयाब जवान पे सस्ते कर्जे, बल्कि सूद के बगैर कर्जे, और घरों के लिए सूद के बगैर कर्जे दिए। बजाय हम लोगों पे बोझ डालते, हमने लोगों से बोझ कम किया। और उधर फिर पेट्रोल और डीजल के ऊपर हमने सब्सिडी दी, बोझ कम किया लोगों पे। वो इसलिए कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। मैं किसी इंपोर्टेड हुकूमत का, किसी बाहर की सुपर पावर के सामने घुटने टेकने वाला नहीं हूं। और राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। अब ये मैं आगे आपको बता दूं कि ये इंपोर्टेड हुकूमत क्या करने लगी है। माइशत की तो इनको भी तैयारी नहीं थी, बिल्कुल तैयारी के बगैर ये पहुंचे और वो देख ही लिया माइशत का हाल। लेकिन ये करने क्या जा रहे हैं, ये जरा सारी कौम के सामने, क्योंकि मैंने अपना लाएमल भी दूंगा आखिर में, सारी कौम समझ ले कि ये क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने करप्शन के केसेस खत्म करने जा रहे हैं, नैब को खत्म करने जा रहे हैं। जिधर अरबों रुपए के इनके ऊपर करप्शन के केसेस वो खत्म हो जाएंगे। शरीफ खानदान पे 40 अरब रुपए के करप्शन के केस है। आसिफ जरदारी के ऊपर ओमनी ग्रुप के फेक अकाउंट्स के केसेस पड़े हैं, सब माफ हो जाएंगे, सबको एनआरओ मिल जाएगा। वो जो अभी तुर्की में चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश, उधर अभी तुर्की गया हुआ था, तो सदर अर्दोगान के खाने पे उसने अपने बेटे को वहां बैठाया हुआ था, जो कि मफरूर है या भागा हुआ यहां से, क्योंकि मकसूद चपड़ासी के केस में फंस रहा था, एफआईए के, मुल्क छोड़ के भागा हुआ है। उसको उसने इंग्लैंड से बुलाया। और इतनी शर्म की बात है कि एक बाहर के सदर के सामने एक मफरूर को बैठाया हुआ था। मफरूर, ये याद रखें, कोई भी मफरूर किसी भी शहरी के सामने जाए तो वो उसको हवालत में ले सकता है। आपको पता होना चाहिए कि वो उसको अरेस्ट कर सकता है। तो वो वहां सदर के साथ बैठा था। और इससे क्या साबित होता है कि ये जब से चोर आए हैं, इस मुल्क की अखलाकियात भी तबाह। ये मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम का, सारे केसेस खत्म करवा रहे हैं। और पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम सिर्फ वो हो जाएगा जिधर छोटा चोर जेलों में जाएगा और बड़े बड़े डाकू बड़े बड़े ईवानों में बैठेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था, ये मैं सारी कौम को बार बार बताता हूं, उन्होंने कहा कि जो कौम ताकतवर मुजरिम को सजा नहीं दे सकती और सिर्फ छोटे चोरों को जेलों में डालती है, वो कौम तबाह हो जाती है। जिस कौम में इंसाफ नहीं होता वो तबाह हो जाता है। तो इसलिए हम सब ने मिलकर इनके खिलाफ जहाद लड़नी है, इनसे आजादी की जहाद लड़नी है, हकीकी आजादी लेनी है इनसे। तो मैं क्या चीज, अच्छा सुने सुने जरा। इन्होंने सबसे पहले मैंने आपको बताया, इन्होंने करप्शन केस खत्म करने आए इसलिए थे। नंबर 2,
इन्होंने इलेक्शन के अंदर धांधली करके पूरी तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन जीतने की। इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया हुआ है। हल्का बंदियां के अंदर इन्होंने पहले से ही मैच फिक्स किया हुआ है, पहले से तैयारी की है, क्योंकि वैसे तो ये इलेक्शन जीत नहीं सकते। ये जब भी पब्लिक में जाएंगे इनको 2 नारे लगेंगे, चोर और गद्दार। तो पब्लिक में तो ये जा नहीं सकते, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के पूरा मैच फिक्स करने की कोशिश हो रही है। दूसरी चीज, और तीसरा, इन्होंने पुलिस को साथ मिला के झूठे केसेस बना के इन्होंने पूरा कोशिश की है कि अब ऑपोजिशन को ये क्रश कर दे, तबाह कर दे, दबा दे। कभी जो जुल्म हुआ था, जो 25 को और 26 की रात को जिस तरह पुलिस ने जुल्म किया है, कभी किसी जमहूरी गवर्नमेंट के दौर में इस तरह का जुल्म नहीं हुआ। 2 दफा ऐसे जुल्म हुए थे, दोनों दफा मार्शल लॉ था। कभी जमहूरियत के अंदर इस तरह का जुल्म मैंने नहीं देखा। जिस तरह इन्होंने शेलिंग की, पता था कि सामने औरतें, बच्चे, फैमिलीज, कोई इन्होंने बेदर्दी से जो शेलिंग की, ऐसे आप सीन मकबूजा कश्मीर में देखते हैं जिधर हिंदुस्तान कश्मीरियों के ऊपर जुल्म करता है। ऐसे सीन जो जनरल डायर ने, जब गुलाम हिंदुस्तान था अंग्रेजों का 1919 में, उसने लोगों के ऊपर इस तरह जुल्म किया था। कभी अपने शहरियों के ऊपर कोई ये नहीं करता। और ये इन्होंने किया क्यों था? एक वजह से, दहशत फैलाने के लिए, खौफ फैलाने के लिए। बनेर के नौजवानों, ये मेरे गौर से आप बात सुनो, ये समझना है आपने। ये कोशिश क्या कर रहे हैं? ये खौफ दिलवा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। झूठे केसेस थानों में, पुलिस घरों के अंदर घुस गई, ना चादर ना चार दीवारी की परवाह की, उधर घुस के इन्होंने जुल्म किया लोगों पे, सिर्फ एक वजह से, खौफ फैलाने के लिए, कौम को डराने के लिए। तो मैं नौजवानों, अपनी कौम को एक आज पैगाम देना चाहता हूं। गौर से मेरा पैगाम सुन लें। जब हजरत इमाम हुसैन निकले, पता था कि यजीद के पास बड़ी फौज है। हक और सच के रास्ते पे जब निकले तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन सच और हक पे खड़े हैं, लेकिन उन्होंने उनकी मदद नहीं की, क्योंकि वो यजीद से खौफजदा थे, यजीद के जुल्म से खौफजदा थे। उन्होंने उनकी मदद नहीं की, पता होते हुए कि वो राय हक पे खड़े हैं। और वो सारी, जब तक क़यामत तक कूफा के लोग पछताएंगे कि क्यों नहीं उन्होंने उनकी मदद की, क्यों उन्होंने इतना बड़ा हमारी इस्लाम की तारीख में साना होने दिया। हमेशा वो पछताएंगे। और हर दौर में यजीद होते हैं पाकिस्तानियों, हर दौर में यजीद आते हैं, और हर दौर में एक कौम को मौका मिलता है कि राय हक पे खड़ी हो, यजीद का मुकाबला करे, जुल्म का मुकाबला करे, अमर बिल मारूफ पे चले। हर दौर के यजीद के सामने एक कौम के पास ये 2 रास्ते होते हैं। एक, खौफ के बुत की पूजा करे और जुल्म के सामने ना खड़ा हो, और दूसरा, जहाद करे जुल्म के खिलाफ। तो मैं आज अपनी सारी पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूं, यहां से बुनेर के बाशऊर लोगों के सामने मैं अपनी सारी कौम को पैगाम देना चाहता हूं कि
यजीद के मानने वाले जिस तरह का जुल्म इन्होंने किया, मुझे तो बाद में खबरें आई हैं, मैं तो कंटेनर में था, मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा था। मुझे तो अगले दिन पता चला आहिस्ता आहिस्ता कि इन्होंने किस किस्म का जुल्म किया है पाकिस्तान के शहरियों पे, जो सिर्फ अपना हक मांग रहे थे पुरअमन एहतजाज का। जिस तरह का तशद्दुद किया, जिस तरह का तशद्दुद किया, कभी भी वो लोग जिन्हों में इंसानियत होती है वो कभी अपने लोगों पे ऐसा तशद्दुद नहीं कर सकते। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हम दूसरों के ऊपर भी कभी ऐसा जुल्म नहीं कर सकते जिस तरह इन्होंने औरतें बच्चों के सामने टीयर गैस शेलिंग की, वो शेल इस्तेमाल किए जो दहशतगर्दों के खिलाफ होते थे। तो मैं अपनी आज कौम को, सारों को यहां से खड़ा होकर पैगाम दे रहा हूं कि मैंने इनका, जब तक मेरे में खून है मैं इनका मुकाबला करूंगा इस वक्त के यजीदों का। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। और मैं सारी अपनी कौम को आज पैगाम दे रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आप इस इंपोर्टेड हुकूमत जो जुल्म के जरिए इस कौम को दबाना चाहती है, मैं सबको पैगाम दे रहा हूं कि अगर आज आप इस जुल्म का मुकाबला नहीं करेंगे, आपके बच्चों को आखिर में मुकाबला करना पड़ेगा और तब ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये है टाइम। और मैं ये आप सबके सामने कहता हूं कि ये बात करते हैं कि जी वो इमरान खान के ऊपर केस कर दो, जेल में डालोगे। सुन लो, गौर से सुन लो। जेल तो छोटी चीज है, मैं तो अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। उड़ जाएंगे, उड़ जाएंगे, हम महकूम। सुप्रीम कोर्ट ने, हम इंतजार कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ताकि मैं अनाउंस करूं कि जब हम फिर निकलने लगे। लेकिन मुझे अब सुप्रीम कोर्ट के फैसला एक ऐसा आया है कि मेरे वकीलों ने आज मुझे बताया कि थोड़ी आपको इंतजार करनी पड़ेगी, क्योंकि उस फैसले में कई ऐसी चीजें हैं जो अभी उसकी वजाहत होने वाली है। लेकिन मैं आज यहां खड़ा होकर अपने सुप्रीम कोर्ट को यह जरूर पैगाम देना चाहता हूं अपनी सारी कौम के सामने कि देखें, मैं तो वो पाकिस्तानी हूं जो 40 साल से मेरी कौम जानती है, मुझे 40 साल से जानती है कौम। मैंने आज तक ना कभी इस मुल्क का कानून तोड़ा है, ना मैंने कभी अपने लोगों को कहा कि इस मुल्क का कानून तोड़ो। हमेशा एहतजाज हमने पुरअमन किया, 126 दिन का धरना दिया, हमने सारे लोगों को पुरअमन रखा। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम इस मुल्क का कानून तोड़ें और हमारी कौम का अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने, अपनी पुलिस, अपने रेंजर्स के सामने उनका क्लैश हो, उनमें इंतशार हो, क्योंकि रेंजर्स भी अपने हैं, पुलिस भी अपनी, अवाम भी अपनी है, फौज भी अपनी है। इसलिए मैंने कभी ये नहीं कहा अगर हम तोड़फोड़ करते हैं अपने मुल्क का नुकसान होता है, क्योंकि मैं तो लंदन में नहीं रहता, मेरे तो बाहर असासे नहीं है, मेरा तो जीना मरना यहां है। तो इसलिए जो आपने कमेटी बनाई है, मैं अपने जजेस से यहां अपील करता हूं कि उस कमेटी के अंदर, वो सारी सरकारी कमेटी है, उसके अंदर मेहरबानी करें, बड़े एहतराम से मैं कहता हूं कि कोई सिविल सोसाइटी से लोगों को डालें, ताकि आपको दूसरी तरफ से पता तो चले इन्होंने किया क्या हमारे साथ। अगर आप सारे सरकारी कमेटी बना देंगे तो वो तो आप बेहतर हैं, सुप्रीम कोर्ट तो बेहतर जानता है कि जब तक दोनों तरफ से राय ना मिले तो फैसला नहीं जज करता। तो मेरा बस एक ये था, और अपनी कौम के लिए आखिर में, बुनेर के लोगों मेरी बात सुन लो, तैयार रहना, मैं आपको कॉल दूंगा और आपने सबने आना है, और हमने अपनी हकीकी आजादी की जंग जब तक हम जिंदा हम लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे बुनेर के बाशऊर नौजवानों, बुजुर्गों और बच्चों, सबसे पहले इतनी गर्मी में जिस तरह का मैं आपका जज्बा और जुनून देख रहा हूं, मैं आपको सलाम करता हूं। मेरे तो 21 साल खेलों की ग्राउंडों के ऊपर गर्मी की आदत पड़ गई, लेकिन मैं आपको मानता हूं कि इस दोपहर की गर्मी में इस तरह आप जुड़े हुए और साथ साथ खड़े हैं, मैं आपके जज्बे को फिर से खराज तहसीन पेश करता हूं। अच्छा, मेरे बुनेर के बाशऊर लोगों, ये देखें, मुसलमान हमारे ईमान का हिस्सा है कि इज्जत भी अल्लाह देता है, और जब किसी को जिल्लत मिलती है तो अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं मिल सकती। तो जब भी कोई भी जलसे में मैं जाता हूं, अभी मैं तकरीर शुरू ही नहीं करता कि डीजल के नारे लगने शुरू हो जाते। फजल रहमान, आप कभी भी तो आराम से बैठ के कभी बैठ के सोचे कि ये अल्लाह ने आपको इतनी जिल्लत दी क्यों है? दीन के नाम पे सियासत, और जिधर भी मौका मिले मुफाद परस्ती। इसलिए जिधर भी लोग जमा होते हैं और फजल रहमान को देखते हैं तो उनको डीजल याद आ जाता है। मेरे गयूर पाकिस्तानियों, क्योंकि यहां बुनेर के लोग ऐसे हैं जो बाहर काम करके, मेहनत करके पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, वो समझते हैं कि दुनिया में इस वक्त हालात क्या हैं, और वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी खास तौर पे समझते हैं कि जिस किस्म की बैरूनी साजिश के तहत ये इंपोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मसल्लत हुई, कभी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने इस तरह के एहतजाज नहीं किए। अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में जिधर पाकिस्तानी थे, उन्होंने इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किए, और उन्होंने मुत्तहिद होके एक आवाज लगाई कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अब मैं आपको, क्योंकि आप बाशऊर नौजवान हैं, मैं देख रहा हूं सियासत आप समझते हैं, थोड़ा सा मैं अब आपको बताता हूं कि ये किस किस्म की साजिश हुई, क्यों हुई। हिंदुस्तान और इस्राइल, ये वो दो मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो और टूटे, और इनके साथ मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अमेरिका भी, वो भी नहीं देखना चाहता एक मजबूत पाकिस्तान। इन तीनों ने मिलकर साजिश की। जब हमारी हुकूमत गिराई गई, नौजवानों गौर से सुनो, जब हमारी हुकूमत गिराई गई तो खुशियां किधर बनी? हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के अखबारों में, मीडिया पे ऐसे खुशी हुई कि जिस तरह शहबाज शरीफ नहीं था, शहबाज सिंह था। यानी उन्होंने उसको अपना बना लिया, क्योंकि
शरीफ खानदान के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से। नरेंद्र मोदी घर में शादी पे बुलाया गया, खास तौर पे मोदी को बुलाया गया। वो आदमी जिसने सबसे ज्यादा मुसलमानों के ऊपर हिंदुस्तान में जुल्म किया, उसको इस शरीफ खानदान ने अपने घर शादी पे बुलाया। ये वो लोग हैं जिनके जिसका वादा है हम देखेंगे। ये शरीफ खानदान जब नवाज शरीफ हिंदुस्तान गया तो कश्मीर के हुर्रियत लीडर से नहीं मिला, क्योंकि नरेंद्र मोदी नाराज हो जाता। अपनी फौज को जब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दहशतगर्द कह रहा था, तो साथ साथ ये भी कह रहा था कि नवाज शरीफ तो हमारा दोस्त है। और कभी नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बात नहीं की। कुलभूषण यादव उसके मुंह से नहीं निकला। और ये वो लोग हैं जो आज हिंदुस्तान समझता है कि उनकी एक ऐसी हुकूमत आ गई कि बस अब पाकिस्तान कंट्रोल में आ गया। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी जाग उठा है सारा। आसिफ जरदारी इस मुल्क की बहुत बड़ी बीमारी, और उसको बीमारी क्या है? पैसे की बीमारी है। वो पैसा देखता है तो उसका जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, उसकी कांपें टांगनी शुरू हो जाती है। तो जरदारी उधर नवाज शरीफ और इसका खानदान ये इस साजिश का हिस्सा बने, और इन्होंने अमेरिका के साथ मिलके उनके एक डोनाल्ड लू, उनके एक अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तान के एम्बेसडर को हुक्म किया कि इमरान खान को वजारत उज़्मा से हटाओ, नहीं तो हम तुम्हारे से अच्छे ताल्लुकात नहीं रखेंगे, बल्कि धमकी दी। और साथ ये कहा कि अगर तुम इमरान खान को हटा दोगे तो हम, क्योंकि पीछे चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश आएगा, तो हम बड़े खुश होंगे और माफ कर देंगे। महकूमों के पांव तले। तो मेरे बजहड़ के बाशऊर लोगों, अब मेरी गौर से बात सुनो, गौर से सुननी है आपने बात कि हुआ क्या इस मुल्क के साथ, हमारे मुल्क के साथ हुआ क्या है। बनेर 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 माशाअल्लाह, बड़े बाशऊर लोग हो माशाअल्लाह। एक एक चीज जानते हो, एक एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूं, जो मैं बातें कह रहा हूं आपको समझ आ रही है। अच्छा अब सुने हुआ क्या फिर। उनको वो मुरासला भेजता है 7 मार्च को, डोनाल्ड लू जो बात करता है हमारे एम्बेसडर से अमेरिका में, 7 मार्च को वो लिखा जाता है। 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक इस्लामी में दाखिल होती है, और देखते देखते हमारे जो इत्तेहादी हैं उनको भी याद आ जाता है कि ओहो तहरीक इंसाफ तो बड़ी बुरी पार्टी है। और साथ लोटे भी 20 लोटे गायब हो जाते हैं। तो अब जरा सुने, मैं तब कहता रहा कि यह पाकिस्तान की कौम के खिलाफ साजिश है। मैंने हर जगह का मुरासला दिखाया, असेंबली में
नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, काउंसिल में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को खत लिखा कि ये हमारे मुल्क में मुदाखलत हुई है, साजिश हुई है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब देखें कि अवाम से क्या हुआ है। मैं जरा अब आपको अपनी अवाम जरा मैं बताऊं कि आपसे हुआ क्या है। हम रहले सफा ये जरा सुने। हमें बड़ा शोर मचाया जी, तहरीक इंसाफ ने महंगाई कर दी, हर रोज महंगाई करें, टीवी प्रोग्राम देखें तो वहां कहे जी महंगाई है, जो अपोजिशन का असेंबली में मुंह खोले वो कहे महंगाई है। वो कांपे टांगने वाला बिलावल, उसने लॉन्ग मार्च कर दी सिंध से कि महंगाई मार्च है जी, लोगों कत्ल हो गया, माशी कत्ल हो गया। जो इनमें से टीवी पे आए कहे जी इमरान खान ने बिजली बढ़ा दी, कोई कहे इसने कोई गैस बढ़ा दी, कोई कहे आटा बढ़ा दिया। तो मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, सच नहीं छुपता। अल्लाह का हुक्म है कुरान में कि सच हमेशा लोगों के सामने आएगा। तो ये जरा आज देख लें कि इंपोर्टेड हुकूमत थे। अब जरा सुने, 3.5 साल में पाकिस्तान में आटे, हमारे दौर में आटा कितनी कीमत बढ़ी? 3.5 साल में 326 रुपए। 20 केजी का जो आटे का थैला है हमारे दौर में वो बढ़ा 326 रुपए 3.5 साल में। 2 महीने में, इनके दौर के 2 महीने में आटा कितना बढ़ा? 422 रुपए। आटा बुनियादी चीज। और महमूद खान मुझे कह रहे हैं कि पख्तूनख्वा में उससे भी महंगा है, पंजाब से ज्यादा महंगा है। अब दूसरा सुने, चावल, बासमती चावल, 1 केजी चावल हमारे दौर में बढ़ा 3.5 सालों में 40 रुपए। इनके 2 महीने में 55 रुपए बढ़ा है, 2 महीने में। घी, अब जरा ये सुने, घी हमारे दौर में 1 लीटर 3.5 साल में घी कितना बढ़ा है? 213 रुपए। इनके 2 महीने में घी कितना बढ़ा है? 200 रुपया। 200 रुपया बढ़ा है। 200 रुपए पर केजी। हाँ, केजी। अच्छा जी, आगे आ जाए। सब्जियां और फल, हमारे दौर में 1 केजी सब्जियां और फल, 1 केजी हमारे दौर में 3% बढ़े। इनके 2 महीने में 27% बढ़े। आगे आ जाए। अब जरा ये सुने, पेट्रोल 1 लीटर हमारे 3.5 साल में 56 रुपए 90 पैसे बढ़ा 3.5 सालों में। इनके 2 महीने में कितना बढ़ा है? 60 रुपए। 60 रुपए बढ़ गया 2 महीने में। लेकिन एक लीटर फजल रहमान कितना बढ़ा है? हमारे जमाने में 1 लीटर फजल रहमान 50 रुपए 70 पैसे बढ़ा है। इनके 2 महीने में 60 रुपया फजल रहमान बढ़ गया। और ये जो अभी मेरी कौम को इन गर्मी में, जो अब एक तो लोड शेडिंग है, इंतहा की लोड शेडिंग है, लेकिन अब जो असल लोगों के ऊपर जो बिजली की कीमत का बम फटने लगा है, वो आप जरा सुन लें।
ہم نے اپنے 3.5 سال میں 1 یونٹ بجلی 6 روپے بڑھائی. 6 روپے. انہوں نے 2 مہینے میں بجلی 10 روپے بڑھائی ہے یونٹ. میں یہ اس لیے اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو تیل اور ڈیزل یہ ہم نے بھی بڑھا, ہمارے اوپر بھی آئی ایم ایف نے پریشر ڈالا تھا. آئی ایم ایف ہمیں بھی کہہ رہی تھی کہ ان کی قیمتیں بڑھاؤ, لیکن ان میں اور ہمارے میں, ان میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے, پیسہ باہر ہے, گھر باہر ہیں, جائیداد باہر ہے, بزنس باہر ہے, بچے باہر ہیں. ان کو کیا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, ان کا پاکستان میں کیا سٹیک ہے, ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ یہاں لوگ مہنگائی کے سمندر میں ڈوبیں گے. ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ جب 1 لیٹر ڈیزل اور پٹرول 60 روپے کا بڑھے گا 8 دنوں میں, تو کیا عام آدمی کی زندگی کے اوپر صرف یہی نہیں کہ آپ کی ٹرانسپورٹ پہ فرق پڑے گا, اس کا ہر چیز پہ فرق پڑے گا. اس کا بجلی کے اوپر, ہر چیز کے اوپر پٹرول اور ڈیزل کا فرق پڑے گا. جس کی وجہ سے ہم نے, جب ہمیں آئی ایم ایف نے کہا کہ بجلی کی قیمت بڑھاؤ, پٹرول اور فضل الرحمان کی, تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آئی ایم ایف کی کہنے پہ بجائے بڑھانے کے, ہم نے 10 روپے لیٹر قیمت کم کی. ہم نے اور جگہ سے پیسہ نکالا, ہم نے اپنے لوگوں کو ریلیف دیا, مہنگائی سے بچایا, بجلی کی قیمت روکی بڑھنے سے, اپنی اور چیزیں کاٹی, پیٹ کاٹ کے عوام کو بچایا, کیونکہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے. عمران خان نے باہر کمائی کی, میں باہر کرکٹ کھیلتا تھا, میں نے باہر کمائی کی, سب کچھ بیچ کے میرا سب کچھ پاکستان میں, جینا مرنا پاکستان میں ہے. ان کے لوگ, نواز شریف ادھر بیٹھا ہوا ہے, جب چھٹیاں باہر, عیدیں باہر, 24 دفعہ یہ جب پرائم منسٹر تھا اس نے برطانیہ کے ٹور کیے, 24 دفعہ یہ برطانیہ گیا, 22 دفعہ نجی دوروں پہ, پرائیویٹ دوروں پہ. آصف زرداری 50 دفعہ دبئی پرائیویٹ دورے کیے اس نے. عمران خان نے ایک پرائیویٹ دورہ نہیں کیا, کیونکہ میرا گھر پاکستان ہے. تو یہ لوگوں کو, ان کو پاکستان کا کتنا فکر ہوگی یہ دیکھ لیں. یہ جو انہوں نے مہنگائی کا بم پھٹوا, ایٹم بم پھینکا ہے, ان کو کیا فکر ہے؟ یہ ہیں امریکہ کے غلام, یہ آئی ایم ایف کے غلام ہیں, یہ باہر سے ڈکٹیشن لیتے ہیں, یہ سارے فیصلے کرتے ہیں جو ان کو باہر سے حکم ملتا ہے. کیونکہ ان کا پیسہ جب باہر پڑا ہو تو بنیر کے نوجوانوں یہ سن لو, اگر میرا بھی پیسہ باہر پڑا ہوتا تو میں ان کے سامنے ایبسلیوٹلی ناٹ نہ کہتا, کیونکہ روسیوں کا آج تعلقات خراب ہے امریکہ کے روسیوں سے. ان کے روسیوں کے بڑے بڑے امیر لوگوں کی جائیدادیں ضبط کر رہے ہیں, ان کے بینک اکاؤنٹ ضبط کر رہے ہیں. تو یہ بھی, ان کو بھی ڈر ہے, زرداری اور شریف کو, ان دونوں خاندانوں کو, کہ انہوں نے اربوں روپیہ اس ملک کا چوری کر کے جو باہر رکھا ہوا ہے, یہ کبھی ان کے سامنے بات نہیں کر سکتے. جب ان کے دور میں 2008 سے لے کے 2018 تک 400 ڈرون اٹیکس ہوئے پاکستان پہ, 400 ڈرون اٹیک, بے قصور لوگ مارے گئے, عورتیں بچے مارے گئے, امریکہ کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں, اور وہ ہمارے اوپر ہی ڈرون اٹیک کر رہے ہیں. یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. لیکن یہ تو ایک دفعہ ان کے منہ سے نہیں نکلا
کہ یہ سارے انسانی حقوق کے خلاف ہے، یہ انٹرنیشنل لاز کے خلاف ہے کہ آپ فیصلہ کریں دہشت گرد کون ہے اور آپ ہی مار دیں۔ میں بار بار بتاتا ہوں کہ ہمارا بڑا دہشت گرد لندن میں 30 سالوں سے بیٹھا ہوا ہے، کون ہے وہ؟ پوچھ رہا ہوں کون ہے؟